दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मेरा क्लाइंट मोबाइल फ़ोन बेचने का व्यापार करता है। कस्टमर मोबाइल खरीदकर अपने साथ ले जाता है। मोबाइल का मूल्य 50,000 रुपये से अधिक होता है, लेकिन हम उसका ई वे बिल जनरेट नहीं करते हैं। क्या हमें ई वे बिल जनरेट करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा गुड्स एवं सर्विस टैक्स रूल 2017 के रूल 138 के अनुसार यदि माल की कीमत 50,000 रुपये से अधिक है तो उसके परिवहन के समय ई वे बिल जनरेट किया जाना आवश्यक है। यदि आपके क्लाइंट द्वारा 50,000 रुपये से अधिक मूल्य का माल बेचा जाता है तथा उसका परिवहन मोटर व्हीकल द्वारा किया जा रहा है तो ई वे बिल जनरेट करना होगा। यदि कस्टमर उसे अपने हाथ में लेकर जा रहा है तथा आपको ट्रांसपोर्टेशन की जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है तो आपको ई वे बिल जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि क्रेता जो कि उपभोक्ता है दुकान से निकलने के बाद उस पैक मोबाइल को किसी मोटर व्हीकल में लेकर जाता है तो वह स्वयं भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है। और दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, राजस्थान का डीलर उत्तर प्रदेश से माल की खरीद करता है तथा उत्तर प्रदेश के गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी द्वारा माल सप्लाई किया जाता है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कंसाइनमेंट नोट जारी करती है जिसमें उत्तर प्रदेश का पता है, लेकिन वह जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं है। राजस्थान के डीलर को भाड़े पर रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी चुकाना है। क्या वह आईजीएसटी का भुगतान करेगा या सीजीएसटी एवं एसजीएसटी का भुगतान करेगा? तो इसका आंसर है यदि कोई व्यक्ति किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सेवा प्राप्त करता है तो उसे धारा 9 उपधारा 3 के तहत रिवर्स चार्ज में जीएसटी का भुगतान करना होता है। आईजीएसटी या सीजीएसटी एसजीएसटी सप्लाई के स्थान के आधार पर तय की जाती है। आईजीएसटी की धारा 7 उपधारा 3 जिसे धारा 12 के साथ पढ़ा जाने के अनुसार यदि सप्लायर का स्थान एवं सप्लाई का स्थान अलग अलग राज्यों में है तो इसे इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। यहाँ सेवा के सप्लायर यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का स्थान उत्तर प्रदेश में है, यह हमें पता है। अब धारा 12 उपधारा 8 के अनुसार हमें सप्लायर का स्थान देखना होगा जो कि राजस्थान में है। सप्लायर का स्थान हम धारा 2 उपधारा 15 के अनुसार तय कर सकते हैं। उपरोक्त के अनुसार सप्लायर के स्थान तथा सप्लाई के स्थान दो अलग अलग राज्य में हैं, इसलिए यह इंटर स्टेट सप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, एक उत्तर प्रदेश में पंजीकृत ठेकेदार को गुजरात में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का ठेका प्राप्त होता है। वह गुजरात से ही माल की खरीद करके उसे गुजरात की साइट पर ले जाना चाहता है। वह इस खरीद पर आईजीएसटी चुकाएगा या सीजीएसटी एसजीएसटी? वह इस खरीद के लिए ई वे बिल कैसे जनरेट करेगा? यदि उत्तर प्रदेश का ठेकेदार गुजरात में काम करता है तथा गुजरात में उसका स्थायी कार्य स्थल नहीं है तो उसे जीएसटी के तहत गुजरात में रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में यदि वह गुजरात की साइट के लिए गुजरात से माल की खरीद करता है तो वह आईजीएसटी चुकाकर उत्तर प्रदेश के पते पर इनवॉइस जारी करवा सकता है तथा माल की डिलीवरी गुजरात की साइट पर मंगवा सकता है, बिल टू शिफ्ट वाला। ऐसे में वह ई वे बिल में बिल टू में उत्तर प्रदेश का पता तथा शिप टू में गुजरात की साइट का पता लिखवाकर ई वे बिल जारी करवा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, हमारा केमिकल प्लांट है जिसमें हम एक नई मशीन लगा रहे हैं। मशीन को लगने के लिए फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है जिसमें लोहे के सरिये, सीमेंट, बजरी आदि इस्तेमाल किया जाएगा। क्या फाउंडेशन के लिए खरीदे गए माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लाभ प्राप्त होगा? तो इसका आंसर इस प्रकार है, यदि प्लांट एवं मशीनरी के निर्माण के लिए कोई सामग्री खरीदी जाती है तो उस पर इनपुट क्रेडिट का लाभ प्राप्त होता है। धारा 17 में दिए गए स्पष्टीकरण में प्लांट एवं मशीनरी की परिभाषा दी गई है जिसमें फाउंडेशन एवं स्ट्रक्चर सपोर्ट को भी प्लांट एवं मशीनरी माना गया है, लेकिन लैंड, बिल्डिंग तथा अन्य सिविल वर्क को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
चूंकि फाउंडेशन एवं स्ट्रक्चर सपोर्ट को विशेष रूप से इस प्लांट एवं मशीनरी का पार्ट ही माना गया है, इसलिए आप इस उद्देश्य से खरीदी गई सामग्री पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ले सकते हैं। गुड्स एवं सर्विस टैक्स एक्ट 2017 की धारा 17 उपधारा 5 सी एवं डी के तहत यह ब्लॉक क्रेडिट में नहीं आते हैं, लेकिन बिल्डिंग के निर्माण या अन्य सिविल वर्क पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त नहीं होगा।